नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं दीपेंद्र पाठी आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ। NCERT क्लास 6 जिज्ञासा इस श्रृंखला में आज मैं चैप्टर 2 आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आज हम लोग अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए समय को ज़्यादा न लेते हुए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ की शुरुआत एक संस्कृत के श्लोक से हुई है। उसको पढ़ते हैं और समझ के पाठ को शुरू करते हैं। तो सुनते हैं, श्लोक को समझते हैं। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलन्यापि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। जो बच्चे संस्कृत समझते होंगे वो इसको आसानी से समझेंगे। संस्कृत में जिनकी रुचि होगी वो इस श्लोक को आसानी समझ जाएंगे। इसमें नीचे अर्थ लिखा है, फिर भी हम आपको समझाते हैं। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, अर्थात जो वृक्ष होते हैं वो दूसरों को छाया देते हैं। अन्यस्य छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति मतलब अन्यस्य मतलब दूसरों को, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, छाया मतलब छाया। तो जो बड़े वृक्ष होते हैं वो दूसरों को छाया देते हैं। तिष्ठन्ति स्वयमातपे, तिष्ठन्त मतलब स्थित रहते हैं, खड़े रहते हैं। स्वयमातपे मतलब धूप में, कड़ी धूप में वे स्वयं खड़े रहते हैं। अर्थात जो बड़े वृक्ष होते हैं वो दूसरों को छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। फलन्या अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव, अर्थात उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। फलान्यपि मतलब फल, अन्यपि मतलब दूसरे के लिए, परार्थाय दूसरों के लिए। फल क्या होते हैं? दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। सत्पुरुषा एव, और जो सत्पुरुष लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो भी इसी वृक्ष के समान होते हैं जो स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। अपने लिए वे कुछ नहीं करते, हमेशा परोपकार करते हैं, है ना। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे दूसरों को ही दे देते हैं। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हुआ कि जो बड़े वृक्ष होते हैं वो दूसरों को छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे दूसरों को ही देते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? वर्षा का आनंद ले रहे थे उस पाठ में। इसमें क्या कर रहे हैं? धूप में सब लोग, सुहावनी सुबह है उसका आनंद ले रहे हैं। ठीक है। तो कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने अपने विद्यालय में प्रकृति की सैर अर्थात नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। तो ये बच्चों का समूह है, ये लोग सुहावनी सुबह का आनंद ले रहे हैं। और विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर को सुगम बनाने के लिए पास के डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु जो पास के एक लेबोरेटरी है जिसमें रिसर्च होते हैं उसके एक साइंटिस्ट हैं, और मनीराम चाचा पड़ोस के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, है ना।
सीनियर पर्सन हैं, वो साथ में है। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं या विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने भी निपुण हैं। मनीराम चाचा जो है विभिन्न पशु और पक्षियों की क्या कर लेते हैं, मिमिक्री कर लेते हैं, उनकी आवाज़ निकाल लेते हैं और पौधों और जंतुओं को भी आसानी से पहचान लेते हैं, उसमें भी क्या है, वो निपुण है। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर रघु ने बताया उन्हें सैर ले जाने से पहले कि इस जो हम लोग टूर निकाल रहे हैं, सैर निकाल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, प्रकृति में जो पौधे और जंतु हैं उनकी सुंदरता और विविधता, डाइवर्सिटी का अनुभव करना है। हम लोग फील करें कि जंतुओं में और पौधों में कैसी विविधता है, इसको क्या करना है, अनुभव करना है। अनुभव करना मतलब महसूस करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। साथ में क्या लेके चलना है, एक कुछ भी मिल जाएगा उसको नोट करने के लिए एक नोटबुक लेना है ना, पेन चाहिए और पानी की बोतल चाहिए ताकि रास्ते में प्यास लगे तो पानी पी लेना है। आगे चलते। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान अर्थात पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। सब यात्रा प्रारंभ हो गई है, सब लोग चल रहे हैं। आरंभ करते ही आसपास के जंतुओं और पौधों की खोजबीन करना शुरू करते हैं। और जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। विभिन्न प्रकार की जो गंध हैं उनको महसूस करो। विविधता मतलब क्या हुआ, मतलब कई प्रकार की चीज़ें हो। विविधता मतलब एक जगह कई वैरायटी की चीज़ें हो, कई विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो गंध कई प्रकार के फूलों की, कई फूल लगे होंगे बगीचे में, तो उनकी सुगंध क्या होगी, अलग अलग होगी। किसी की सुगंध दूसरी तरह होगी, किसी की सुगंध, जैसे कोई 2 फूल ले लो उसकी सुगंध क्या होगी, अलग अलग होगी। गुलाब की खुशबू अलग है, चमेली खुशबू अलग है ना। तो क्या है, विविधता है। सुगंध में क्या है, विविधता है, डाइवर्सिटी है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप लोग महसूस करते हुए सुगंध को चलें। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ ना करते हुए उनका अवलोकन करें। वो सबको, बच्चों को निर्देश देते हैं कि जो भी जीवित प्राणी हैं उनका नुकसान नहीं करना है, बिना छेड़े हमको उनका अवलोकन करना है और अपने अध्ययन को बढ़ाते रहना है, समझना है। जो इनमें विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको हमको समझना है। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से ध्वनियों को भी सुनें। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो मनीराम चाचा है विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि तुम लोग चलते हुए, रास्ते में चलते हुए विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखो और ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुनो। देखो चल रहे हैं, विभिन्न वनस्पतियां हैं, जंगल है, जीव जंतु हैं,
तरह तरह की आवाज़ें आती रहती, कोई जानवर बोल रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है। तो विभिन्न जानवरों की आवाज़ों को सुनना है और उनमें अंतर करना सीखना है, तभी तो हमको उनमें विविधता पता चलेगा कि कैसे कैसे जानवर यहाँ पे रह रहे हैं। तो उनको ध्वनियों को भी ध्यान से सुनना है। और जो रास्ते में, जो पार्क में, उद्यान में घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष मिल रहे हैं, उनमें जो बैठे हुए विभिन्न प्रकार की जंतु हैं, पक्षी हैं, बंदर हैं, वे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूसरे डाल पर जा रहे हैं। तितलियाँ हैं, मंडरा रही हैं, तितलियाँ भी वृक्षों पे मंडरा रही हैं, है ना। उनको देखते हुए उनमें जो भी तो आपको अलग दिखे, जो भी नोट करने वाली चीज़ है, उनको अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। और जो भी समझ में ना आए उसको डॉक्टर रघु से और मणिराम चाचा से उनके बारे में पूछते रहें, चर्चा करते रहें। ये बच्चा कह रहा है, वाह, यह कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट कलरव होता है। तो जब बच्चे उद्यान में चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार की पक्षियों की आवाज़ों को सुन रहे हैं, तो उनको खुद महसूस हुआ कि देखो, सभी पक्षियों का कलरव कितना विशिष्ट है। सबका क्या है, पक्षियों का कलरव अलग अलग है, डाइवर्सिटी है उनकी आवाज़ में, उनकी बोली में। चलिए आगे चलते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव, चहचहाहट, कलरव मतलब चहचहाहट, उनका जो आवाज़ होती है ना, पक्षी जो चहचहाते हैं उसको कलरव बोलते हैं। कलरव सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मणिराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। तो डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग आवाज़ है, उनकी एक अलग चहचहाहट है, उनका अलग कलरव है। ये हमें एक उदाहरण बताता है कि प्रकृति में क्या है, विविधता है ना, एक जैसा नहीं है सब कुछ। क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पक्षियों की आवाज़ एक जैसी नहीं है, उसमें बहुत वैरायटी है। इसको क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। वैरायटी, कई सारी चीज़ें हों, क्या है, विविधता है। जैसे आप खाना खाने जाएं, उसमें कई प्रकार की सब्जियां मिलें, तो उसमें भी कई वैरायटी हो गई, तो क्या है, विविधता है कि नहीं सब्जियों में। उसी प्रकार पक्षियों की आवाज़ में क्या है, विविधता का एक हमें उदाहरण मिल रहा है कि पक्षियों में क्या है, अलग अलग आवाज़ें हैं। डॉक्टर रघु जो वैज्ञानिक हैं, वो मणिराम चाचा से कहते हैं, अनुरोध करते हैं कि विभिन्न पक्षियों की आवाज़ आप निकालिए ताकि बच्चे उसको समझें और विविधता को, डाइवर्सिटी को, उनकी अलग अलग जो आवाज़ें हैं उसको सही से पहचान सकें। मणिराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं, है ना। आप भी निकाल सकते हैं आवाज़। कौवे की अलग होती है, तोते की अलग होती है ना, कोयल की आवाज़ अलग होती है। कौवे की आवाज़ काँव काँव, कोयल की आवाज़ कू कू होती है। कितना अंतर है ना। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। आपने जो अपने आसपास देखा होगा पौधों और जंतुओं का, उसमें क्या विविधता है, उनकी आवाज़ में क्या विविधता है ना, वो तुम आपने जो देखा हो अपने दोस्तों और मित्रों से साझा करो। साझा करने से चीज़ें क्या होती है, अच्छे समझ में आती हैं और आपका जो नॉलेज लेवल है वो क्या होता है, बढ़ता है। एक क्रियाकलाप है, आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा, तेज़ हवा इत्यादि भी अंकित करें। आप अपने घर के आसपास जाइए और उसमें क्या करिए, उनका अवलोकन करिए। विभिन्न पौधों का अवलोकन करिए, कीटों, पक्षियों और भी जो जंतु हैं उनका अवलोकन करो। एक नोटपैड बनाओ, उनकी गतिविधि को क्या करो, उसमें अंकित करो, है ना। मौसम का भी उसमें अंकित करना है, जैसे ठंडा, गर्म, तेज़ हवा। तेज़ हवा में कौन से जीव
तेज़ी से उड़ते हैं, गर्मी में कौन जीव पाए जा रहे हैं, जंतु पाए जा रहे हैं, पौधे पाए जा रहे हैं, है ना, ठंडी में कौन से पौधे हैं, गर्मी में कौन से पौधे हैं, इनका मौसम का भी उसमें आपको दर्शाना है। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो पत्ते सूख गए हैं, अलग अलग पत्ते और फूल, उनको एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती न तोड़ें। हमको उद्यान में कुछ तोड़ना नहीं, नुकसान नहीं करना है कि पूरा तहस नहस कर दो, हनुमान जी की तरह पूरी वाटिका उजाड़ दो। उजाड़ना नहीं है, क्या करना है, अवलोकन करना है, बिना नुकसान पहुँचाए अवलोकन करना है, ध्यान देना है, हमको सीखना है उनसे। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी अन्य भी रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। आपके चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको नीचे तालिका दी गई है, उसको उसमें भरना है, जो भी अवलोकन करेंगे उसको उसी में दर्ज करेंगे। देखते हैं तालिका आगे। ये जैसे घास है ना, ये तुलसी का पौधा है, ये गुड़हल का फूल है ना। कुछ पौधों की विशेषताओं के उदाहरण हैं, 3 तो दिए गए हैं, और भी आपके आसपास हो सकते हैं। अब इनका अवलोकन करके हमको तालिका भरनी है। हमारे आसपास के उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन करना है और तालिका को भरना है। ये तालिका आपको विभिन्न पौधों को देखना है और इस तालिका को भरना है और अवलोकन करना है कि कैसे पौधों में विविधता है। एक पौधा दूसरे पौधे से क्या है, अलग है ना, एक जैसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ अंतर है। तो इसी को क्या बोलते हैं, विविधता, डाइवर्सिटी, एक दूसरे से अलग होना। आपने जिन जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं। तालिका बना के हमको देखना है कि क्या समानता है और क्या विभिन्नता है, उनमें क्या अलग है। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना। किसी का तना लंबा है, किसी का तना छोटा है, किसी कोमल है, किसी का कठोर है। विभिन्न आकृतियों की पत्तियों और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास। अभिविन्यास मतलब उसका डिजाइन, मतलब पत्तियों का डिजाइन कैसा, सबका अलग अलग पत्तियां है ना। किसी की पत्ती चौड़ी है, किसी की पत्ती पतली है, किसी की पत्ती लंबी है, किसी की पत्ती चिकनी है, किसी की खुरदुरी है। सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो तने में अंतर है, पत्तियों में अंतर है, फूलों के रंगों और आकार और सुगंध में अंतर है। फूलों का रंग सबका अलग अलग है, उनका आकार भी अलग अलग है, उनकी सुगंध भी, मतलब जो स्मेल है उनका फूल का, उसका क्या है, अलग अलग है। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका में, मतलब अब अभी तक आपने पौधों का बनाया था एक तालिका, इसी प्रकार एक जंतुओं का बनाना है। किसका बनाना है, जंतुओं का। तो जंतुओं का हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है। तो जंतु विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, आपने सैर करके देखा है, अपने आसपास बहुत जंतु पाए जाते हैं, उनका हमें अवलोकन करके तालिका अपने मन से बनाना है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है, बाकी आप अपने मन से बना के सोचिए क्या क्या उसमें मिलता है आपको। जैसे कौवा है, तो कौवा कहाँ रहता है, कौवे का निवास कहाँ पे होगा, कौवा कहाँ रहेगा, कौवा वृक्ष पे रहेगा, पेड़ों पे रहता है। भोजन उसका क्या है, कीड़े मकोड़े खाना। गति के प्रकार मतलब उड़ना और चलना, कैसे कैसे वो गति करता है। कौवा या तो उड़ेगा या तो पैर से चलेगा। अन्य कोई विशेषता हो तो उसकी चोंच में टहनी लिए हुए। तो जब हमने देखा कौवे का अवलोकन किया तो कौवा क्या था, चोंच में टहनी फंसाया था, अपनी घोंसला बनाना रहा होगा इसलिए टहनी फंसाए है ना। ठीक है, तो अगर जैसे चींटी हो गई, चींटी कहाँ रहती है, बिल में रहती है, मिट्टी में बिल बना के। खाना क्या खाती है चींटी, पत्तियाँ, बीज और कीट खाती है ना। पत्तियाँ काट काट के खाती है, बीज भी मिल जाता है उस पर। देखो चींटी कहीं चीनी पड़ जाए तो चींटी आ जाती है ना, तो उसको भी खा लेती है। बीज कहीं पड़ा उसको भी खा लेती है। गति के प्रकार, गति में क्या तो चलती है, बस पैर से ज़मीन में चलेगी। और अन्य क्या विशेषता, इसके 6 पैर होते हैं। चींटी कितने पैर होते हैं, 6। गाय कहाँ रहती है,
गाय तो अपने मतलब जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता है, बाड़ा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रहती है। खाती क्या है? घास, पत्ती, रोटी भी खा लेती है, वो भी पैर से चलेगी। अन्य जो भी जंतु हैं उनका भी अवलोकन करके इस तालिका को भरना है और उनकी विविधता को समझना है। आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं, है ना। अभी हमने तालिका पे देखा और उसको अवलोकन किया। इस एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कुछ जंतु क्या रहते हैं? भूमि पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। कुछ क्या रहते हैं? पेड़ों पे रहते हैं। सभी वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी क्या रहते हैं? पक्षी कहाँ रहते हैं? वृक्षों पे रहते हैं। मछलियाँ जल में रहती हैं, मछली पानी में रहती हैं। मेढक जैसे कुछ जीव जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। मेढक कहाँ रहता है? ज़मीन पे भी रह लेता है, पानी में भी रहता है। इस तरह कछुआ भी ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। पक्षी हमेशा पेड़ पे रहते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है? पेड़ पे रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकार में भी विविधता है। जंतु क्या करते हैं? जो खाते हैं उनमें भी अलग, कोई क्या खाता है? कोई मांस खाता है, कोई कीट खाता है, कोई भोजन करता है, मतलब भोजन में अनाज हो गया उसको खा लेता है, कीट मकोड़े उसको खा, जैसे चींटी क्या है अनाज खाती है और जो कीड़े मकोड़े हैं वो खाती है। पक्षी जो है कीड़े मकोड़े अक्सर खाते रहते हैं, ठीक है। और जंतु मान लो आपने बकरी देखा होगा, बकरी पत्ती खाती है। इसी प्रकार सबका भोजन क्या है? अलग अलग है। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार करें। विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 और अथवा तालिका 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। आप जब स्कूल जाते होंगे तो आसपास आपको विभिन्न प्रकार के जंतु, पेड़ पौधे मिलते होंगे। उसको आप देखिए, उनका अवलोकन करिए और जो तालिका में नहीं भरा है उसमें आप उसको क्या करिए? जोड़िए और उसको आप ये अवलोकन करके निष्कर्ष निकालिए कि इनमें क्या अंतर है। अन्य जो जीव जंतु, अन्य पौधे हमने देखे हैं उनमें और अभी जो हमने नोट इसमें और बढ़ाए हैं उनमें क्या अंतर है, इसको हमको समझना है। क्रियाकलाप है, आइए महत्व समझें। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा। आंख बंद करिए 30 सेकंड के लिए और सोचिए जो आपको सबसे अच्छा पौधा लगा हो, जो आपने देखा, अवलोकन किया है आसपास, उसको सोचो। उसके बारे में क्या करना है? सोचना है। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपने जो सोचा है, जो आपको सबसे अच्छा लगा, उसका चित्र यहाँ पे बोर्ड पे बनाना है। अपने स्कूल के बोर्ड पे बनाना है, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी हो उस पर बनाना है और आपके जो विचार है उसको बताना है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट पर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं? क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जीव जंतु हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। बच्चे क्या बना सकते हैं? जितने बच्चे हैं तो 8-10, मान लो 30 बच्चे हैं, 30 अलग अलग बनाए तब भी 30 ही पेड़ पौधे बनेंगे या जंतु बनेंगे, लेकिन है तो बहुत सारे। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया शब्द आया है, जैव विविधता। क्या मिला है? जैव विविधता। जैव विविधता की डिफिनीशन यहाँ से निकल के आएगी। तो जैव विविधता क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। जैसे हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ की जैव विविधता क्या होगी? हमारे क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं उनमें जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, वही इस क्षेत्र की क्या है? जैव विविधता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक
अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो हमने भी देखा कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की अलग अलग भूमिका होती है। उस क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य, चाहे जीव का अलग भूमिका है, जंतु का अलग, हर पेड़ पौधे सबकी अलग अलग क्या है भूमिका होती है। जैसे कुछ पेड़ पक्षी को क्या देते हैं, आश्रय देते हैं, उनको निवास रहने का जगह देते हैं और उनको भोजन भी प्रदान करते हैं। और जंतु क्या होता है, फल खाता है, फल जब मल त्याग करता है तो उससे बीज क्या होता है, यहाँ वहाँ फैल जाता है। भाई यहाँ पे दाना खाया, कहीं और जाके वो बीज फैला दिया मल के द्वारा। कभी कभी देखे हो छत पे उगाता है पेड़, अब छत पे कोई बोने तो गया नहीं है, उसी पक्षियों द्वारा, जीव जंतु द्वारा ही वहाँ पे पहुँच गया। कोई पक्षी दाना कहीं खाया होगा गेहूँ का, किसी अन्य चीज़ का, वहाँ छत पे गया, उसने वहाँ पे मल त्याग किया और उससे बीज वहीं पे उग गया। मतलब उचित वातावरण मिला उसको, नमी मिली और वहाँ पे पेड़ वो बन के तैयार हो गया। तो सबकी अलग अलग भूमिका है ना। तो सभी एक दूसरे को निर्भर है, एक दूसरे पे क्या है निर्भर है। जीव पेड़ पौधे पे निर्भर, पेड़ पौधे जंतुओं पे निर्भर हैं। तो सब एक दूसरे के क्या है पूरक है ना। कोई भी अलग अलग नहीं है, बिना एक दूसरे को कोई रह नहीं सकते। पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूहों में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूहों में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? नोटबुक में है ना, कैसे उनको, या पुस्तकों को समूहों में कैसे व्यवस्थित करना है। किसी भी चीज़ को व्यवस्थित रख लोगे, एक प्रॉपर वे में रख लोगे तो आसानी होती है किसी भी चीज़ में, चाहे जो भी हो। हर क्षेत्र में प्रॉपर वे में हर चीज़ को रखना चाहिए ताकि हमको आसानी हो खोजने में, काम करने में। आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिनके विषय में हमने अभी अनुभाग 2.1 में सीखा है। हम उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। भाई पेड़ पौधों का समूह बनाना है तो जिनकी समानता हो वो एक समूह में रहेंगे, जिनकी अलग समानता है, मतलब अलग प्रॉपर्टी है, अलग विशेषता है, एक विशेषता वाले एक समूह में, दूसरी विशेषता वाले अलग समूह में। जैसे शाकाहारी एक समूह में हो सकता है, मांसाहारी एक समूह में, जल में रहने वाले जीव हैं उनका एक समूह अलग बन सकता है। थल मतलब धरती ज़मीन पर रहने वाले जंतु जो हैं उनका अलग समूह बन सकता है। एक समूह ये भी बन सकता है कि जो जल और धरती दोनों में रहते हों, ये एक तीसरा समूह बन सकता है। तो उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके रहन सहन के खान पान, इन सब के आधार पर समूह बना सकते हैं। तो एक क्रियाकलाप है, आइए समूह बनाएं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट, अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूहों में बांट लीजिए। अपने समूहों के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड को एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी पौधों और जंतु की विशेषताओं का स्मरण कीजिए। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए। मतलब पुराने पेपर, पत्रिका जो भी हो, उनसे विभिन्न प्रकार के चित्रों को काटिए, है ना। जो पौधों और जंतुओं के उनके चित्र काट के कार्डों पे चिपकाना है और अपनी कक्षा में 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में बांट लेना है। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड को एकत्रित कर लीजिए और जो आपने ऊपर तालिका पढ़ी है
विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की विशेषताएं हैं, उनका अवलोकन करिए और उनको याद करिए कि समान विशेषताएं वाले कौन हैं और अलग विशेषताएं वाले कौन हैं। तो जो समान विशेषताएं वाले हैं उनको एक समूह में रख लीजिए, जो अलग विशेषताएं वाले हैं उनको अलग समूह में रख लीजिए। ठीक है। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूहों के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। जो आपने समूह बनाया है उसको अपने जो दूसरा ग्रुप है बच्चों का उनमें साझा करना है, अपने विचार को साझा करना, उसकी विशेषताओं को बताना है। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या है? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए विभिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने का आधार के रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य ने पौधों के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना हो। कुल मिला के देखो, जो बच्चों ने समान विशेषताओं के आधार पर समूह बनाया है उसमें क्या होता है, उनके सोचने का, भाई सब बच्चों का अलग अलग सोचने का नज़रिया है। कुछ ने सोचा होगा अच्छा इसमें फूल होते हैं, इनको अलग समूह में रखते हैं, अच्छा इसमें फूल नहीं होते, इसको अलग समूह में रखते हैं। ठीक है। कुछ ने समूह बनाया होगा कि भाई ये पौधे लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं, इनको एक समूह। कुछ जो छोटे होते हैं इनका एक समूह। तो सब ने अपने अपने हिसाब से सोचा, उनकी विशेषताओं को सोचा और अलग अलग समूह को बनाया। पौधों एवं जंतुओं में समूह बनाने के कुछ संभावित आधार, मतलब किस आधार पर उन समूहों को बांटना है, कुछ यहाँ पे आपको उदाहरण दिए गए हैं। जैसे फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर समूह आप बना सकते हैं। कठोर या कोमल तने के अनुसार बना सकते हैं। खान पान मतलब क्या खाते हैं पेड़ पौधे, जंतु मतलब क्या खाते हैं, उनके आधार पर समूह बना सकते हैं। रहने के निवास स्थान के आधार पर, कहाँ रहते हैं, कौन पेड़ पर रहता है, कौन ज़मीन पर रहता है, उनके आधार पर भी आप अलग अलग समूह बना सकते हैं। बहुत से टॉपिक हो सकते हैं समूह बनाने के लिए, बहुत सी विशेषताएं हैं, कुछ यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं और कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं की उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। तो समूह बनाने का क्या फ़ायदा है? समूह बनाने का फ़ायदा एक है, हमको अध्ययन में आसानी होगी। जैसे हम खान पान के आधार पर समूह बना रहे हैं, तो जो शाकाहारी होंगे, मतलब जो मांस खाते होंगे वो एक प्रकार के हो गए, उनका अध्ययन करने में हमको आसानी होगी। जो मांस नहीं खाते हैं, जैसे घास खाते हैं, है ना, अन्न खाते हैं, उनका अध्ययन करने में हमको आसानी होगी। तो क्या होता है, अध्ययन को आसान बना देता है। अभी सब मिक्स हो जाए तो पढ़ने में नहीं उतना समझ में आएगा। अध्ययन में हमको उनका अगर डिटेल जानना है तो नहीं समझ में आएगा। इसी तरह निवास स्थान के आधार पर बना सकते हैं, पेड़ पे रहने वाले अलग, ज़मीन पे रहने वाले अलग। तो क्या होता है, अध्ययन में आसानी होती है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे। अभी हम लोग आगे चैप्टर आएगा, उसमें और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रुप बनाने से अध्ययन में कैसे आसानी होगी। पौधों के समूह कैसे बनाएं? आपने देखा कि पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती हैं। सही बात है, हमने फूल, पत्ती, तना सब में क्या है, अलग अलग है, सब अलग अलग है, उनमें क्या है, विविधता है, डाइवर्सिटी है। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं।
कोई तना मोटा है, कोई पतला है, कोई ऊंचा है, कोई लंबा है, कोई कोमल है, कोई कठोर है। जबकि पत्तियाँ आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होती हैं। पत्तियों में भी अलग अलग होता है, किसी का गहरा हरा है, कोई कम हरा है। पत्तियाँ कोई कैसे निकल रही हैं, कोई एक सामने सामने ही पत्तियाँ निकलती हैं, कोई ऊपर नीचे निकलती हैं। किसी की पत्ती कटी फटी रहती, किसी की चिकनी रहती। तो पत्तियों के रंग व्यवस्था सब में क्या है, अंतर है, विभिन्नता है। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों के उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बनाएं। हमने क्लास 5 में पढ़े होंगे कि शाख क्या होते हैं, झाड़ी क्या हो सकते हैं, वृक्ष क्या हो सकते हैं। इनको किस आधार पर बांटा गया था, तनों की मोटाई, है ना, पौधों की ऊंचाई के आधार पर इनको अलग अलग समूहों में बांटा गया था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है। क्रियाकलाप है, आइए समूह बनाएं। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई के हैं अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं? तने का रंग भूरा है या हरा? साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें और उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा यह कठोर है? ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं। यह भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। वे भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों पर भरें। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। आप लोग हमको निकलना है और समझना है कि कुछ तने क्या होते हैं, जो कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, उनको मोड़ दो तो मुड़ जाएंगे। और कुछ क्या होते हैं, बहुत कठिन, हार्ड होंगे, कठोर होंगे, उसको मोड़ने में आसानी नहीं होगी। जैसे नीम के पेड़ का तना आप मोड़ पाओगे? नहीं मोड़ पाओगे। अभी आप घास का तना कह दो तुरंत मुड़ जाएगा, है ना, मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा। और ये तुलसी का भी तना मुड़ जाएगा, उतना कठोर नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन नहीं मुड़ेगा, नहीं, टूट जाएगा। घास का तो चाहे जितना मोड़ दो। तो उनकी कोमलता के आधार पर तने को आप मोड़ सकते हैं ना, जान सकते हैं कठोर है कि मुलायम है। इसको आपको आगे तालिका में भरना है। ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों के समूह, ये आपकी तालिका दी गई हुई है। पौधे इसमें है, पौधे और उनकी ऊंचाई, मोटा, मध्यम, ऊंचा, ऊंचा है कि कम, छोटा है कि मध्यम है। तने की प्रकृति कैसे है, तना क्या है, हरा है या भूरा है, कठोर है या कोमल है, मोटा है या पतला है। शाखाओं का प्रकटन, शाखाएं कैसी हैं, शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं, भूमि के एकदम पास से निकल रही हैं या तने में ऊंचाई पर हैं। जब पौधा निकलता है जड़ के पास से ही निकल रही हैं, मतलब पास ही में, तने के निकट ही, भूमि के निकट ही निकल रही हैं, वो अलग होंगे। और ऊपर से निकल रही हैं, तने के ऊपर से, मतलब जड़ के ज़मीन से काफ़ी ऊपर से निकल रही हैं, तो अलग पौधे हैं। पादप समूह का नाम, मतलब पादप समूह का नाम मतलब क्या हो, वृक्ष में आएगा कि झाड़ी है कि शाख है, किसमें आएगा। तो ये आपको तालिका विभिन्न पौधों का आपको भरना है। इसमें देखो 3 एग्जाम्पल दिए हैं हम गुलाब टमाटर का। आप और भी अवलोकन करके अपने मन से इस तालिका को पूरा करें। आपको शाख, झाड़ियों और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए? तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक आम का पेड़ दिया हुआ है, आपको उदाहरण बताया गया है। देखो, हम पादप के आधार पर उनको अलग अलग बांट सकते हैं कि कौन शाख है, कौन झाड़ी है, कौन वृक्ष है। वृक्ष हमेशा उसका तना क्या होगा, कठोर होगा, और वृक्ष काफ़ी मतलब ऊंचे होंगे, उनकी शाखाएं ज़मीन से ऊपर से निकलेंगी। ये क्या कहलाएंगे, जब ये विशेषताएं जिनमें हो वो वृक्ष कहलाएंगे।
आम का पेड़ इसका उदाहरण है। आम हो गया, नीम हो गया, इनके क्या होते हैं, तने इनके कठोर होते हैं, लकड़ी वाली होती, काष्ठीय तना होता है ना, कठोर होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। तो ये इसमें आएंगे, इनको क्या कहा जाएगा, वृक्ष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वृक्ष। ये झाड़ी है, झाड़ी का उदाहरण दिया है। ये साग का उदाहरण दिया गया है। पौधों के प्रकार, एक वृक्ष हो गया, झाड़ी हो गया और साग हो गया, 3 प्रकार के होते हैं। झाड़ी और साग तना में क्या अंतर है उसको हम लोग समझ लेते हैं। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। प्राय इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। झाड़ी क्या होता है, झाड़ी क्या होता है, वृक्ष और झाड़ी में क्या अंतर है। इनके तने क्या होते हैं, वृक्षों जैसे ऊंचे नहीं होते, मतलब बहुत ऊंचे नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। और इनके जो तने हैं वो भूरे रंग के होंगे और काष्ठी लकड़ी जैसे होंगे, मतलब लकड़ी उसमें भी होगी, लेकिन वृक्ष के तुलना में इनके तने मोटे नहीं होंगे। उतनी लकड़ी जितनी लकड़ी इसमें मिलेगी उतनी लकड़ी इसमें नहीं मिलेगी। इनके क्या होते हैं, जो शाखाएं निकलती हैं वो ज़मीन के पास से ही निकलने लगती हैं, बहुत ऊपर नहीं। जैसे वृक्ष में क्या होता है, ऊपर से निकलती थी, इसमें क्या होता है, पास से ही निकलेंगी। ये इनके तने कठोर होते हैं, अपेक्षाकृत उससे कम ही होता है वृक्ष से। तो ये क्या कहलाएंगे, झाड़ी। जब ये विशेषताएं हो कि तने क्या हो, काष्ठी हो, कठोर हो और जो शाखाएं हो ज़मीन के पास से ही निकलती हों। इनके तने वृक्ष से कम मोटे होते हैं और उतने कठोर भी कम होते हैं। तो ये झाड़ी में, मतलब वृक्ष का छोटा रूप क्या कह सकते हैं आप, झाड़ी कह सकते हैं। अगला है साग। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, उनके तने कोमल और हरे होते हैं, इन्हें साग कहा जाता है। जैसे टमाटर का पौधा, इनके तने क्या होंगे, हरा भरा होंगे, एकदम कोमल होंगे, मुलायम होंगे, है ना, एकदम मोड़ दो तो मुड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, एकदम कोमल होंगे और छोटे भी होते हैं, मतलब झाड़ी से भी छोटे होते हैं। क्या कहलाते हैं, साग। कुछ पौधों के तने दुर्लभ होते हैं और उनके ऊपर चढ़ने और बढ़ाने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता, क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उनको विस्पा लता, क्रीपर कहते हैं। देखो कुछ होते हैं जैसे सेम का पेड़ होता है और भी कुछ पेड़ होते हैं, उनको से दीवार के सहारे चढ़ा दिया जाता है, किसी पौधे के सहारे ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो उनको बढ़ने के लिए क्या होता है, सहारा चाहिए, है ना। कुछ सब्जियां होती हैं जैसे लौकियों की, घर में बो दो तो चढ़ा देते हैं ऊपर ना, गाँव में लौकी बो देते हैं, छप्पर पे चढ़ा देते हैं, कुछ डाल वाल रख दिए बाँस का तो वो ऊपर चढ़ जाता है। तो ऐसे जो तने होते हैं इनको क्या बोलते हैं, आरोही लता। क्या बोलते हैं, आरोही लता। इनके तने बहुत दुर्बल होते हैं, इनको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। और कुछ क्या होता है, ज़मीन पे ही फैल जाते हैं, जैसे कद्दू का पेड़ लगा दो पूरी ज़मीन में फैल जाता है ना। और जैसे तरबूज बो दो, ये सब क्या होता है, ज़मीन पे ही फैल जाते हैं, फैल कर अब पूरी सतह फैल जाते हैं। इनके तने भी बहुत कोमल होते हैं। तो ऐसे लता को या तना को बोलते हैं विसर्पा लता, क्रीप। ऐसी कौन सी अन्य विशेषताएं हो सकती हैं जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं। आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने भी शाखाओं के आधार पर वृक्षों को समूहों में बांटा। और भी आधार हो सकते हैं, पत्तियों के आधार पर भी हम पौधों को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। देखो एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। ये पत्तियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, गुड़हल की पत्ती है, केले की पत्ती है, किसी और चीज़ की पत्ती है। प्रकृति के सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना विविधता दिखाई देती है। देखो ये जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त गुड़हल की पत्ती है।
समांतर सिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती है, समांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती है। इनमें क्या जालिका रूप में जो ये नीचे ये ऐसे से निकला नहीं रहता, ये देखो पत्ती में निकला है ना इस तरह, ये क्या है, जालिका रूपी सिरा है। इसकी जो इसको बोलते हैं सिराएँ, क्या बोलते हैं, सिराएँ। ये जालिक जैसी आकृति बना रही है ना, तो जालिका रूपी सिरा विन्यास है। ये गुड़हल की पत्ती है। इसमें क्या है, समांतर सिरा विन्यास। देखो सब बराबर, केले के पत्ते में एक बराबर, ये सब समांतर है, एक दूसरे के समांतर है कि नहीं समांतर, ये देखो निकली है ये समांतर। तो इसका विन्यास कैसे है, समांतर सिरा युक्त विन्यास है, केले की पत्ती है। और ये समांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती, इसका देखो अलग कैसे विन्यास है, इसका ऐसे से लंबा लंबा, क्या है इसका समांतर सिरा विन्यास, क्या है इसका लंबा लंबा है, ये घास की पत्ती है। तो विभिन्न प्रकार के सिरा विन्यास को प्रदर्शित करने वाली पत्तियां हैं, इनके आधार पर भी हम समूह बना सकते हैं। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को सिराएं कहते हैं। जो पत्तियों में रेखाएं नहीं होती, जिसको भी हमने बताया ऊपर, वो क्या होती, सिराएं। इनको क्या कहलाती हैं, सिराएं। जैसे जालिका रूपी सिरा देखा आपने, समांतर सिरा, जालिक जैसे फैली है ना सिराएं, वो इनको क्या बोलते हैं, सिराएं। जो विन्यास होता है, जो उन पर लाइन होती है, इन्हीं से इनको क्या मिलता है, पानी वानी मिलता है, इनको भोजन वोजन सब इन्हीं सिराओं के माध्यम से ही मिलता है। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहा जाता है। चित्र में बताया गया है ना, क्या अंतर दिखाई दे रहा है विभिन्न पत्तियों में सिरा विन्यास। जो उनमें सिरा है, कोई एक समांतर एक जाली नुमा है, एक समांतर से लंबा लंबा है, कैसे पड़ा हुआ समांतर विन्यास है। जैसे केले का सिरा विन्यास और घास का सिरा विन्यास दोनों में अंतर है। आप कुछ पत्तियों में मोटा मध्य सिरा, दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां, है ना, आप कुछ पत्ती मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न होता है, बीच में एक मोटी सिरा है, अगल बगल एक जाली जैसा बना देती है, इसको बोलते हैं जालिका रूपी विन्यास। कुछ पत्तियों में ये समानांतर होता है, सिराएं क्या चलती, समानांतर चलती हैं, इसको समानांतर सिरा विन्यास बोलते हैं। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां ये समांतर सिरा विन्यास का उदाहरण है। आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले सिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी किस किस आधार पे समूहों में बांटा है, देख, तो सबसे पहले हमने शाक, वृक्ष और झाड़ी के आधार पर बांटा, फिर पत्तियों के आधार पर बांटा है, पत्तियों की सिराओं के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में बांटा है। अब इसके बाद हम लोग जड़ों के आधार पर बांटेंगे, उनकी जड़ों के विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में बांटेंगे। उससे पहले हमने और कई समूहों में अलग अलग बांटा था, जैसे उनके निवास स्थान के आधार पर, है ना, कहाँ रहते हैं, और उनके फूलों के रंगों के आधार पर, उनकी लंबाई के आधार पर। तो विभिन्न आधारों के माध्यम से हमने अलग अलग समूहों में बांटा था और उनकी विशेषताओं को जाना था। तो हमको मिल रहा है ना कि विविधता कैसे पाई जा रही है जंतुओं में, पौधों में। तो मेन उद्देश्य है कि हमको समझना है कि इनमें विविधता कैसे पाई जा रही है। इनकी शुरुआत में ही हमने पढ़ा था, उनकी आवाज़ में विविधता है, उनके रहन सहन में विविधता है। तो इस विविधता को हमको आगे समझते जाना है भी, और हम लोग इसको आगे समझेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये पर्याप्त है। शेष हम लोग कल अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद। और आप लोग रिवीजन करते रहें, साथ में पढ़ते रहें। कोई भी अगर आपको इसमें वीडियो में ना समझ में आया हो, हमारे पढ़ाने में कोई त्रुटि हो, तो उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हम इस वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं, उसको भी आप इसमें कमेंट में लिखें। आपके सुझाव को हम स्वागत करते हैं, आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। चलिए, सबको नमस्कार, जय हिंद।